Good morning students, myself Rajan and today here I am teaching you the accounts subject. अकाउंट सब्जेक्ट में मैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी करा रहा हूं आपको। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में लेक्चर नंबर 14 है। जो आपके पिछले लेक्चर हुए हमने आपको परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, पार्टली पेमेंट, फुली पेमेंट एंड परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और एक्सपेंसेस की और लॉसेस की एंट्रियां करवा दी थी। अब जो हम आपको एंट्री करवाएंगे वो होगी एक तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, एक तो होगी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और होगी आपके पास इनकम से रिलेटेड एंड इनकम से रिलेटेड। चलिए सर, आप हमें एंट्रीज करवा रहे हैं। देखिए डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या एंट्री होती है। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, तो डेप्रिसिएशन किस पर लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन लगाया जाता है फिक्स्ड एसेट पर। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है फिक्स्ड एसेट पर। लाइक एग्जांपल में मैं यहां लिख सकता हूं, एग्जांपल में मशीनरी, श्योर जी, कंप्यूटर, इन पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन इन पर लगता है। सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। हमारे फिक्स्ड एसेट की कीमत को, उसके प्राइसेस को, उसकी परचेज वैल्यू को, उसके कॉस्ट प्राइस को कम करना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। सर कोई हिंट दीजिए। देखिए सपोज कीजिए मैंने बाइक ली, मैंने पहले भी बताया था। सपोज कीजिए मैंने बाइक ली 1 लाख रुपए की। श्योर, मैंने उस बाइक को 1 साल चलाया। क्या उस बाइक की कीमत आज भी 1 साल बाद भी 1 लाख रुपए होगी? सर नहीं, 1 साल बाद उस बाइक की कीमत 1 लाख रुपया नहीं होगी। उस बाइक की कीमत कितनी होगी? सर मोस्ट प्रोबेबली 70,000, 60,000, 80,000 व्हाटएवर, लेकिन 1 लाख से कम होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि वो बाइक यूज हो चुकी है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग वो यूज हो चुकी है। यूज होने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो चुकी है और टाइम की वजह से भी, ऑब्सोलेंस ऑफ टाइम की वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। श्योर। सो मतलब जो वैल्यू का कम होना, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का कम होना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन क्या कहलाता है? यहां लिख सकता हूं मैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द reducing value of fixed asset. Reducing value of fixed asset. It refers to the reducing value of fixed asset. So depreciation क्या कहलाता है? It refers to the reducing value of fixed asset. Fixed asset की वैल्यू का कम होना ही depreciation कहलाया जाता है। फिक्स्ड एसेट में जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी उसकी वैल्यू कम होती है, वो डेप्रिसिएशन कहलाई जाती है। सर जनरल एंट्री में इसका यूज बताइए। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आपका एक लॉस होता है। आपका क्या होता है? लॉस होता है। फर्म का लॉस होता है ना। हाँ जी सर, ये एसेट लॉस होता है। ये एक तरह से एसेट लॉस होता है। सो एसेट भी किसकी है? फर्म की। तो ये लॉस भी किसका हुआ? फर्म का। एसेट किसकी है? फर्म की। तो ये लॉस भी किसका हुआ? फर्म का ही होकर चला। श्योर गाइस। सो लॉसेस कहां आते हैं? लॉसेस आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। सर रूल तो बहुत बार करवा चुके हो आप। डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। सो ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? सर डेबिट होकर चलेगा। ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? डेबिट होकर चलेगा। फिक्स्ड एसेट, यहां पर फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? सपोज कीजिए अगर मशीनरी है, श्योर जी, सो मशीनरी की वैल्यू डाउन हो रही है, मशीनरी की वैल्यू
डाउन हो रही है तो डाउन होने पर वो क्या होगी सर, डाउन होने पर वो क्रेडिट होगी। याद रखिए यहां पर एक नोट मेकिंग लिख लीजिए, अगर एसेट की वैल्यू यानी कि फिक्स्ड कोई भी एसेट लगा लो, वट एवर कोई भी एसेट लगा लो, अगर एसेट की वैल्यू अप होती है तो उसका मतलब होता है कम सिन, उसका मतलब होता है कम सिन। और कम सिन क्या होता है, डेबिट होता है। रियल अकाउंट में डेबिट होता है ना, हाँ जी। अगर एसेट की वैल्यू डाउन होती है तो उसका मतलब होता है गोज आउट, उसका मतलब होता है गोज आउट। और गोज आउट रियल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। गोज आउट रियल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये लिख लोगे। अगर एसेट की वैल्यू अप होती है, अप होने की वजह का मतलब कम सिन का मतलब रियल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, डेबिट एसेट का कम सिन, एंड क्रेडिट एसेट का गोज आउट। तो ये क्या होगी सर, ये डेबिट होगी, ये डेबिट होगी, श्योर जी। और अगर वो गोज आउट लिखे तो गोज आउट का मतलब ये क्रेडिट होगी। कम सिन लिखे, कम सिन का मतलब ये डेबिट होगी, श्योर जी, हाँ जी। तो आपने ये रूल लिख दिया और उस रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। वैल्यू डाउन होने का मतलब है गोज आउट, गोज आउट का मतलब है रियल अकाउंट में आएगी। रियल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, डेबिट में एसेट का कम सिन, क्रेडिट में एसेट का गोज आउट, तो ये क्या होगी, क्रेडिट होगी। गोज आउट का मतलब क्रेडिट होगी। चलिए जी सर, तो वैल्यू डाउन होने का मतलब गोज आउट, गोज आउट का मतलब क्रेडिट होगी, ओके जी। वैल्यू अप होने का मतलब कम सिन का मतलब रियल अकाउंट से जुड़ी होती है ना, रूल होता है डेबिट में एसेट का कम सिन, क्रेडिट में एसेट का गोज आउट, तो क्या हो गई, कम सिन डेबिट हो गई। सो यही चीज आपको समझानी थी। अभी फिलहाल आप इसे ही नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स में। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आएगा, लिखा होगा परचेज एसेट, एसेट की जगह मैं यहां एसेट का नाम ही लिख देता हूं, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी 4 रुपीज 1 लाख, 4 रुपीज 1 लाख, श्योर जी। फॉर कैश, फॉर कैश, ये ए है। और बी में लिखता हूं चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन इट, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन इट। चलिए जी, मैंने ये बात लिख दी, हाँ जी सर। तो एंट्री क्या होगी इसकी, देखिए पहले तो परचेज है और मशीनरी है और आपके पास कैश है। परचेज और मशीनरी में परचेज कटता है, हमेशा एसेट का नाम आता है। जब एसेट का नाम लिखा होता है तो परचेज और सेल कट जाता है, एसेट का नाम ही रिकॉर्ड किया जाता है। और जब गुड्स लिखा होता है तो गुड्स कट जाता है, परचेज और सेल को रिकॉर्ड किया जाता है, श्योर, ओके जी। कैश, कैश तो आएगा ही आएगा, हाँ जी। मशीनरी क्या हो रही है, एक बार देखिए मशीनरी यहां पर क्या हो रही है सर, परचेज हो रही है। क्या हो रही है, परचेज हो रही है। ये आपकी एसेट होती है, रियल अकाउंट में आकर चलती है। रूल क्या बनता है, डेबिट में एसेट का कम इन एंड क्रेडिट में एसेट का गोज आउट। एसेट का गोज आउट। तो ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी, परचेज हो रही है ना, परचेज का मतलब क्या हो रहा है, कम सीन हो रही है। परचेज का मतलब कम सीन होता है और सेल का मतलब गोज आउट होता है। तो ये क्या हो रही है सर, ये हो रही है डेबिट, तो इसका बैलेंस होगा डेबिट। चलिए जी, उसके बाद कैश। कैश आपका क्या हो रहा है, जब आप परचेज करते हो तो कैश को पे करते हो ना, हाँ जी। तो कैश आपका पे हो रहा है, एसेट होती है। वही बात आती है रियल अकाउंट में आएगी। रियल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट में एसेट का कम्स इन और क्रेडिट में एसेट का गोज आउट। तो ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी, पे हो रही है ना, पे होने का मतलब है गोज आउट। तो ये क्या हो जाएगी,
क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। श्योर जी। तो केस नंबर ए का वर्किंग नोट नंबर ये है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी यहां पर? मशीनरी डेबिट हो रही है, कैश क्रेडिट हो रही है, तो क्या बन जाएगी जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से सर? 1 लाख रुपए से। चलिए जी सर। अब देखिए, अब वो कहता है अगर यहां पर एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट भी लिखा होता तो क्या हो जाता? तो ये 1 लाख इनवॉइस प्राइस बनता। इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, यानी कि 10,000 रुपए माइनस कर देते। 1 लाख पर 10% कैलकुलेट होता और 1 लाख में से माइनस हो जाता। 10,000 कैलकुलेट होता और 10,000 1 लाख में से माइनस हो जाता। तो यहां कितनी वैल्यू लिखी जाती? यहां लिखी जाती 90,000। कितनी लिखी जाती? 90,000। सर ये तो हमें अच्छे से पता है, बहुत बार करवा दिया आपने, ये हमें अच्छे से पता है। चलो जी, अब डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट होगा? डेप्रिसिएशन होगा 90,000 पर कैलकुलेट। किस पर होगा? 90,000। 1 लाख पर नहीं होगा। याद रखिए, जो सेल्स रिटर्न होती है या जो डेप्रिसिएशन होता है या फिर आप लगाकर चलिए, अगर कोई लॉस कैलकुलेट होता है तो वो किस पर होता है? वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू पर होता है, इनवॉइस प्राइस पर नहीं होता। जो डेप्रिसिएशन होता है, जो सेल्स रिटर्न होती है या जो परचेज रिटर्न होती है या कोई भी किसी भी तरह का लॉस होता है गुड्स या एसेट से जुड़ा हुआ, वो उनकी किस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है? वो उनकी एक्चुअल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, जो इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके चलती है। ये इनवॉइस प्राइस है 1 लाख, उसमें से मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया 10,000 रुपए। श्योर जी। सो एक्चुअल परचेज क्या हो गई? एक्चुअल परचेज ऑफ मशीनरी क्या हो गई? सर 90,000 हो गई। सो अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न कैलकुलेट करनी है या कोई और लॉस कैलकुलेट करना है, तो वो हमेशा एक्चुअल परचेज पर ही कैलकुलेट होता है। एक्चुअल परचेज या एक्चुअल सेल पर ही कैलकुलेट होकर चलता है। एक्चुअल परचेज ऑफ गुड्स या एक्चुअल सेल्स ऑफ गुड्स पर ही कैलकुलेट होकर चलता है। एक्चुअल परचेज ऑफ एसेट या एक्चुअल सेल्स ऑफ एसेट पर ही कैलकुलेट होकर चलता है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन बस कहने का बात यह है कि ये जो परसेंटेज है वो एक्चुअल अमाउंट पर ही कैलकुलेट होगी, इनवॉइस अमाउंट पर कैलकुलेट नहीं होगी। एक्चुअल अमाउंट पर ही कैलकुलेट होगी, इनवॉइस अमाउंट पर कैलकुलेट नहीं होगी। चलिए जी, ये केस नंबर ए की थी जर्नल एंट्री। हाँ जी, डेप्रिसिएशन लगा रहे हो आप। डेप्रिसिएशन लगाते हो तो डेप्रिसिएशन आपका लॉस है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। श्योर जी। पहले तो आप केस नंबर ए को नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। देखिए केस नंबर बी का वर्किंग नोट देखिए। जो डेप्रिसिएशन होता है सर, डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है हमारा लॉस। लॉस होता है ना सर, ये नॉमिनल अकाउंट में आकर चलता है। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल बनता है डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। ऑल इनकम एंड गेन। सर ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? ये डेबिट होकर चलेगा। दूसरा देखिए, ये जो डेप्रिसिएशन है ये मशीनरी की वैल्यू को डाउन करेगा। मशीनरी की वैल्यू को डाउन करेगा। डाउन होने का मतलब है गोज आउट, और गोज आउट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट का रूल होता है ना, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट, तो क्रेडिट होगा। श्योर जी। तो एसेट क्या होगा? तो मशीनरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। मशीनरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो जर्नल एंट्री देखिए बी की। जर्नल एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अरे सर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। बिल्कुल सर,
10% किसका करेंगे? 90,000 का, यानी कि 9,000। तो 10% मैंने किसका किया? 90,000 का किया। श्योर जी? यहां लिख देंगे चार्ज डेप्रिसिएशन 10%, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹10 9,000। चलिए जी, ये है आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री। सो नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम आपको इनकम की एंट्री करवाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, वो है आपके पास इनकम का। इनकम क्या होती है? देखिए, सबसे पहले जो इनकम होती है या जो गेन्स होते हैं, इनकम होती है या जो गेन्स होते हैं, वो हमारे फायदे होते हैं, नॉमिनल अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? नॉमिनल अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं। सर, इनका रूल होता है डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। चलिए सर, ये दो बातें कही आपने। अब ये इनकम और गेन है, तो ये किससे जुड़े हुए हैं? ये क्रेडिट से जुड़े हुए हैं, तो इनका बैलेंस बनेगा क्रेडिट। इनका बैलेंस बनेगा क्रेडिट। सर, इनकम गेन क्या क्या होती है, एक बार हमें बताइए कि कौन कौन सी इनकम होती है और कौन कौन सी गेन्स होती हैं। देखिए, इनकम और गेन्स क्या होती हैं? जैसे कि कमीशन रिसीव करना आपकी इनकम है, सैलरी रिसीव करना आपकी इनकम है, वेजेस रिसीव करना आपकी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव करना आपकी इनकम है। श्योर जी? और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। श्योर जी? और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ी इनकम होती है सेल। चलिए सर, आपने हमें ये बातें लिखवाई कि जो इनकम होती है, गेन होती है, वो नॉमिनल अकाउंट से जुड़ी हुई होती है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स। सो रूल के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट बैलेंस में आती है, इसका बैलेंस बनता है क्रेडिट। सर, कौन कौन सी आइटम्स इनकम और गेन होती हैं? पहली होती है कमीशन रिसीव करना, दूसरा सैलरी रिसीव करना, तीसरा वेजेस रिसीव करना, फिर इंटरेस्ट रिसीव करना, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट में आता है सेल। लास्ट में आता है सेल। सर, अगर हम किसी भी अमाउंट को रिसीव करते हैं तो वो हमारी इनकम बनती है, और अगर हम इन अमाउंट्स को पे करते हैं तो वो हमारी एक्सपेंस बनती है। देखिए, एक्सपेंस क्या बनती थी हमारी? एक्सपेंस क्या बनती थी? अगर मैं कमीशन पे कर रहा हूं तो वो मेरा खर्चा है, अगर मैं किसी को कमीशन दे रहा हूं तो वो मेरा खर्चा है, रिसीव कर रहा हूं, उसे प्राप्त कर रहा हूं तो वो मेरा फायदा है, मेरी इनकम है। श्योर? ऐसे ही अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो वो मेरा खर्चा है, वो मेरा एक्सपेंस है, और सैलरी रिसीव कर रहा हूं वो मेरी इनकम है। वेजेस पे कर रहा हूं तो वो मेरा एक्सपेंस है, वेजेस रिसीव कर रहा हूं वो मेरी इनकम है। इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो वो मेरा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूं वो मेरी इनकम है। नेक्स्ट आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मेरा एक्सपेंस है, लॉस है। श्योर जी? गुड्स लॉस बाय फायर भी मेरा लॉस है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट भी मेरा लॉस है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी भी मेरा लॉस है, और गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गिवन एज फ्री सैंपल भी मेरा लॉस है।
श्योर गाइस। और उसके बाद सबसे बड़ा मेरा खर्चा कौन सा होता है? सबसे बड़ा खर्चा होता है मेरा सर परचेज का सबसे बड़ा खर्चा होता है। कौन सा खर्चा होता है? परचेज का। श्योर गाइस। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी मेरा लॉस है। सो ये सारे लॉसेस हैं, ये सारे खर्चे हैं जो आपको मैंने लिखकर दिखाए, और ये सारे इनकम्स हैं और गेन्स हैं जो मैंने आपको लिखकर दिखाए। सो प्लीज इन्हें नोट डाउन कीजिएगा और इनके डिफरेंस को जानने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, जो एक्सपेंस होते हैं उनका क्या होता है? जो एक्सपेंस होते हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता ही है क्या होता है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे। रूल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस। श्योर। सो ये क्या होंगे? ये है इनकम, ये है एक्सपेंस। जो ये क्या होंगे? ये क्रेडिट होंगे। ये क्या होंगे? ये डेबिट होकर चलेंगे ऑलवेज, ऑलवेज। सो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स में। दैट्स ऑल अबाउट। श्योर गाइस, नोट डाउन कीजिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का ए पार्ट है कि कमीशन रिसीव फ्रॉम हरी ₹1 लाख। श्योर जी। सैलरी रिसीव फ्रॉम ए एंड बी एसोसिएशन, ए एंड बी एसोसिएशन। श्योर। और उसके बाद है वेजेस रिसीव फ्रॉम जी। श्योर जी। नेक्स्ट आता है आपके पास 10% इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख। 10% interest received from investment ₹5 लाख। ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होकर चलेंगी आपको, और आपको इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। देखिए गाइस, कहता है कमीशन रिसीव फ्रॉम हरी। जब मैंने कहा था कि अगर आपकी इक्वेशन में, स्टेटमेंट में खर्चे लिखे हो या इनकम लिखी हो तो आपने कुछ भी और कंसीडर नहीं करना। आपने सिर्फ उस खर्चे का नाम कंसीडर करना है, आपने उस खर्चे का नाम कंसीडर करना है और पेड और रिसीव को कंसीडर करना है। पेड और रिसीव को, सपोज फॉर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसे चेंज कर रहा हूं, वेजेस पेड कर देता हूं। चलो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसे चेंज करके लिख देता हूं वेजेस पेड। श्योर गाइस, यहां लिखा जाएगा वेजेस पेड टू जी, वेजेस पेड टू राम ₹10,000। श्योर जी। ₹50,000। श्योर जी। जब आपको इनकम के इक्वेशन आए या खर्चों की इक्वेशन आए, यहां पर कुछ इनकम्स की इक्वेशन है और कुछ खर्चों की इक्वेशन है। जब आपको इनकम की इक्वेशन आए और खर्चों की इक्वेशन आए तो उस केस में मैंने बताया था आपको, एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री करते समय मैंने बताया था आपको सिर्फ उस इनकम और खर्चे का नाम कंसीडर करना है और साथ में पेड और रिसीव कंसीडर करना है। इनकम का नाम ये रहा, इनकम का नाम ये रहा, ये खर्चे का नाम है, और साथ में पेड और रिसीव को कंसीडर करना है। बस किसी भी पर्सन का नाम, कैश, श्योर जी, किसी भी पर्सन का नाम या किसी फर्म का नाम या किसी और ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करना। आपने सिर्फ
कमीशन को रिसीव कंसीडर करना है, यानी कि खर्चों को और इनकम को कंसीडर करना है, साथ में पेड और रिसीव वर्ड को कंसीडर करना है। अगर यहां लिखा जाए वेजेस पेड टू राम थ्रू चेक, तो आपने इस चेक वर्ड को कंसीडर करना है बस। देखिए सो गाइस, यहां इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन यही बनेगी, ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब आपको इक्वेशन बने खर्चों की या इनकम की, आपने सिर्फ उस खर्चे या इनकम का नाम कंसीडर करना है, पेड और रिसीव कंसीडर करना है। अगर चेक या कैश लिखा हो तो उसे कंसीडर करना है, अगर चेक या कैश लिखा हो तो उसे कंसीडर करना है। उसके अलावा कुछ भी कंसीडर नहीं करना। उसके अलावा ना तो किसी पर्सन का नाम कंसीडर करना है, ना किसी फर्म का नाम कंसीडर करना है, ना फैक्ट्री का नाम कंसीडर करना है, ना एम्प्लॉय वर्ड को कंसीडर करना है, ना किसी और वर्ड को कंसीडर करके चलना है। आपने सिर्फ इन्हीं वर्ड्स को कंसीडर करना है। श्योर। देखिए यहां कमीशन को कर लिया, रिसीव को कर लिया, और किसी वर्ड को कंसीडर नहीं करना। यहां सैलरी को कर लिया, रिसीव को कर लिया, और किसी को करना नहीं। यहां वेजेस, पेड और चेक, तीन वर्ड्स को कंसीडर कर लिया, और किसी को करना नहीं। श्योर जी। यहां इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ये अलग इक्वेशन है, तो यहां आपने क्या करना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ड को कंसीडर कर लेना है। यहां इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इंटरेस्ट और रिसीव वर्ड को कंसीडर करके चलना है। दैट्स ऑल अराउंड द फैक्ट, दैट्स ऑल अराउंड द फैक्ट। बट ये जो इंटरेस्ट है ये मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। श्योर गाइस। देखिए केस नंबर ए का सॉल्यूशन देखिए, वर्किंग नोट है केस नंबर ए का। कमीशन आपकी क्या होती है, कमीशन आपकी इनकम होती है। क्या होती है, इनकम। सर ये नॉमिनल अकाउंट में आती है, बिल्कुल आती है। किस अकाउंट में आती है, नॉमिनल अकाउंट में आती है। रूल में आते हैं डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन, श्योर जी। तो ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी, सर ये रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होगी। क्या होगी, क्रेडिट होगी। चलिए नेक्स्ट, रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है, सर रिसीव का मतलब होता है कैश रिसीव। रिसीव का मतलब होता है कैश रिसीव। जब खाली रिसीव लिखा हो तो वो कैश रिसीव होगा, जब खाली रिसीव लिखा हो तो वो कैश रिसीव होगा। श्योर। जब चेक के साथ रिसीव वर्ड या पेड वर्ड लिखा होगा तो वो चेक रिसीव या चेक पेड होगा। दैट मीन्स टू से बैंक रिसीव या बैंक पेड होगा। श्योर। सो कैश रिसीव हुआ है तो कैश आपकी एसेट है, रियल अकाउंट में आती है। रूल बनता है डेबिट में एसेट का कम सीन या एसेट का रिसीव होना। श्योर जी। क्रेडिट में एसेट का गोज आउट या एसेट का पे होना, यही होता है ना। सो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगी, सर ये डेबिट बनेगी। क्या बनेगी, डेबिट। चलिए जी सर जनरल एंट्री करें, हाँ जी कर देते हैं। केस नंबर ए की जनरल एंट्री है ये आपकी। देखिए कमीशन क्या हो रही है, क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है, डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये होती है आपकी जनरल एंट्री। कितने से, सर 1 लाख रुपए से। श्योर जी। यहां लिखो रिसीव कमीशन ₹1 लाख। श्योर जी। सो नोट डाउन कीजिए इसे। सो गाइस जो नेक्स्ट आपके पास वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है बी, जिसमें लिखा हुआ है सैलरी रिसीव फ्रॉम ए एंड बी एसोसिएशन ₹50,000। सर यहां सैलरी को कंसीडर करना है, रिसीव को कंसीडर करना है, ये ए एंड बी एसोसिएशन को कंसीडर नहीं करना, इसे नहीं करना कंसीडर। श्योर जी। सिर्फ इन्हीं 2 बातों को कंसीडर करना है। सो आपके पास पहला वर्ड आया सैलरी और दूसरा वर्ड आया रिसीव। देखिए जी सैलरी, दूसरा वर्ड आया रिसीव।
सर सैलरी आपकी इनकम है, जैसे कमीशन इनकम थी वैसे ही सैलरी इनकम है। ये इनकम क्यों है? क्योंकि ये रिसीव हो रही है, ये इस वजह से इनकम है। श्योर, ये रिसीव हो रही है, ये इस वजह से इनकम है। तो सैलरी आपकी इनकम है, हाँ जी इनकम है। नॉमिनल अकाउंट से जुड़ी हुई है, हाँ जी। रूल क्या बनेगा? डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होंगी? रूल के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट होकर चलेंगी, रूल के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट होकर चलेंगी। सो नेक्स्ट आता है वर्ड रिसीव। रिसीव का मतलब क्या है? रिसीव यहाँ इंडिविजुअल है, कुछ कैश या चेक वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कैश रिसीव बन जाएगा। एसेट होती है, रियल अकाउंट में आएगी, डेबिट में एसेट का कम्स इन, क्रेडिट में एसेट का गोज आउट, तो रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट होगी। सर अब देखिए सैलरी क्या हुई है? क्रेडिट। रिसीव क्या हुआ? यानी कि कैश रिसीव क्या हुई? डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने से? सर 50,000 से। चलिए ये लीजिए 50,000 से हमने कर दी एंट्री। रिसीव सैलरी ₹50,000। श्योर जी। लीजिए जी केस नंबर बी का भी नोट डाउन कीजिए, जर्नल एंट्री। केस नंबर बी की जर्नल एंट्री को नोट डाउन कीजिए और उसके वर्किंग नोट को भी। सो नेक्स्ट आपके पास जो जर्नल एंट्री है वो है वेजेस पेड टू राम थ्रू चेक। अब 3 वर्ड आ गए सर, वेजेस आ गया, पेड आ गया, राम आ गया, चेक आ गया। सर वेजेस तो आपका क्या बनेगा? देखिए वेजेस क्या बनेगा? वेजेस पे कर रहे हैं, वेजेस को पे कर रहे हैं, दिहाड़ियां दे रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये आपका खर्चा बनेगा। ये आपका क्या बन जाएगा? खर्चा, यानी कि एक्सपेंस बन जाएगा। ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा, हाँ जी। एक्सपेंस बनने की वजह से ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं ना ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। श्योर। सो रूल क्या है? डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन। तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट हो जाएगा। चलिए जी सर, पेड। पेड का मतलब क्या है? यहां पेड का मतलब क्या है? यहां चेक पेड है। सर चेक पेड क्या होता है? चेक पेड का मतलब होता है बैंक पेड। देखिए चेक का मतलब होता है बैंक, पेड का मतलब पेड, तो चेक पेड क्या बना? बैंक पेड बना। अब बैंक कौन होता है? सर बैंक होता है आपका एक पर्सन, बैंक होता है आपका पर्सन। श्योर जी। देखिए बैंक होता है आपका पर्सन, ये है आपका पर्सन, ये आएगा पर्सनल अकाउंट में। कहां आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। रूल क्या बनेगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सर बैंक हमारा पर्सन होता है ना? हाँ जी, बैंक आपका पर्सन है, राम आपका पर्सन है, श्याम आपका पर्सन है, ए आपका पर्सन है, बी आपका पर्सन है, सी आपका पर्सन है, जेड आपका पर्सन है, एक्स वाई जेड आपके पर्सन है। श्योर जी। राम एंड एसोसिएशन आपकी पर्सन है, राम एंड फर्म आपकी पर्सन है, कोई इंडस्ट्री है वो भी आपका पर्सन है, कंपनी है वो भी आपका पर्सन है, राम श्याम मोहन हरि सीता गीता ये सब आपके पर्सन हैं। और बैंक भी आपका पर्सन है, बैंक भी आपका पर्सन है। श्योर। सो देखिए बैंक पे कर रहा है तो बैंक कौन हो गया? गिवर हो गया ना। देखिए बैंक पे कर रहा है तो बैंक गिवर हो गया, गिवर होने की वजह से ये क्रेडिट से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री देखते हैं हम। जर्नल एंट्री बनेगी सी पोर्शन की। श्योर जी। जर्नल एंट्री देखिए वेजेस क्या हो रही है? डेबिट, और बैंक पेड क्या हो रहा है? क्रेडिट। सो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से?
सर 10,000 से, सो यहां लिखेंगे 10,000। गाइस हमारी कोशिश ये होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जर्नल एंट्रीज कराए, आपको इस कॉन्सेप्ट से जर्नल एंट्री कराए कि एक ही क्वेश्चन में आपकी ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो सके, क्योंकि ये जर्नल एंट्री के पोर्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। सो प्लीज इन क्वेश्चंस को दोबारा से दोबारा स्टडी कीजिएगा, होमवर्क में आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से दोबारा स्टडी कीजिएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट पक्के हो पाएंगे आपने। सो केस नंबर सी को नोट डाउन कीजिए, फिर डी करते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफी। होप सो आपको हमारी ये इजी टर्म समझ में आई होंगी। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।